जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट में। अभी किरण पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट सब चल रहा है और पिछले कुछ प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के द्वारा जो कुछ हाईलाइट किए गए हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा है कि आप लोग बहुत बारीकी से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। और कभी कभी होता क्या है कि आंसर जो है बोलने के बजाय एक ए के बजाय बी हो सकता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं और हम कोशिश करेंगे उन सब चीज़ों को अगर देखेंगे तो वो हमारे नॉलेज में रहेगी और आगे से प्रयास करेंगे कि ऐसा ना हो। तो पिछला जो है हमारा रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो है हम प्रैक्टिस सेट सारे करवा दिए और इसका मास्टर वीडियो अपलोड हो चुका है। और मास्टर वीडियो जो 1 से लेकर 30 तक अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका एक ही प्रैक्टिस सेट में कोशिश किया गया है कि इसको डबल स्पीड करके है। अगर आप इसे लगे कि बहुत ज़्यादा स्पीड है तो इसे अपने हिसाब से कम कर लीजिएगा, और नहीं लगे कि मेरे हिसाब से हमको लगा कि आप लोग देख चुके हैं सारा तो आपको स्पीड करके देखना चाहिए ताकि रिवीजन आसानी से हो जाएगा। तो अगर आपको लगे कि कम करना है तो कम कर लीजिए और आप लोग उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर एक बार सारा प्रैक्टिस सेट रिवीजन कर लेंगे तो किरण का भी अगर जब पूरा हो जाएगा तो हम इसका भी एक ला देंगे। और इससे क्या होगा कि आपको जो भी प्रश्न हुए हैं और आपको जो कुछ अगर आप भूल भी रहे होंगे तो वो आपको एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए, आज किरण प्रैक्टिस सेट का हमारा जो है पिछला 4 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो आज जो है हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है, ये देख लेते हैं। तो 5वां प्रैक्टिस सेट का जो आज हमारा ये पहला सवाल है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। तो इसके लिए क्या है कि एक अर्थ क्या हो सकता है उसके बारे में बोलना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वाचाल। जो व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि चूरन का जो तत्सम शब्द कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है 2 नंबर चूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जो 3 नंबर का, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बनेगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 आर्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशिपथ का पर्यायवाची नहीं है। तो इस पद का इसका जो निशिपथ का जो पर्यायवाची जो नहीं है, 3 है 1 नहीं है, उसके बारे में बोलना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तम। तम जो है निशी शब्द का अर्थ नहीं है, तम का अर्थ जो है अंधेरा होता है, और शेष जो भी निशीथ का अर्थ वो रात्रि का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देख लेंगे कि तिमिर शब्द का विलोम क्या है। तो तिमिर शब्द का इसमें विलोम पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन 1 आलोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन नंबर 4 सुरेश के लिए पत्र लिखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में ट्रांसलेशन पूछा जा रहा है। इसमें डू आई नीड टू गो सो सुन, मतलब इसका सही क्या हो जाएगा मीनिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या मुझे इतनी जल्दी जाने की जरूरत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 सब काम मैं अपने आप करूंगा। ये निजवाचक सर्वनाम है, और जिस सर्वनाम से जो है स्वयं का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे कि शिक्षा में हेर फेर पाठक के लेखक पाठ के जो लेखक लेसन के जो है राइटर कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो ये है शिक्षा में हेरफेर जो है पाठ है, आपको क्लास 9th के हिंदी पाठ से लिया गया है ये। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा जाए तो यही हमारे जो है ऐसे राइटर हैं जिनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला है। इनकी और भी जो बहुत फेमस बुक है पोस्ट ऑफिस, चित्रांगदा, गोरा, और इनको जो हमारे राष्ट्रगान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मौत का नगर किस लेखक का कहानी संग्रह है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4। ये जो है आपको अमरकांत जी के द्वारा प्रस्तुत, ये जो आपको 10th से लिया गया है, बहादुर जो इसका लेसन है उससे लिया गया है। मौत का नगर जो है अमरकांत जी की कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न देख लेंगे
कि टॉल्स्टॉय का के जो घर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, उनके लिखने पढ़ने का कमरा। ये जो है आपको, ये भी क्लास 9th के टॉल्स्टॉय का घर जो लेसन है उससे लिया गया है। राम कुमार के अनुसार जो टॉल्स्टॉय के घर का सबसे महत्वपूर्ण भाग था वह उनका लिखने पढ़ने का कमरा था। अगला प्रश्न देखेंगे, ये इंग्लिश का है। ऑन द बेस्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन अफर्मेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वह होगा ऑप्शन नंबर 1। एक मिनट, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, ही रोट अ लेटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि फाइंड एंटोनिम्स फ्रॉम ऑर्डर का क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एनार्ची हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ अक्यूज का क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण अर्थात ये ट्रांसलेशन है। एक दिन मैं अपने स्कूटर से जा रहा था, इसका क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, वन डे आई वॉज गोइंग बाय माई स्कूटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चूज द सुटेबल ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द वर्ड और फ्रेज प्रिंटेड इन इटैलिक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें जो इटैलिक में जो ये पूछा गया उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, मीन्स लिवलीहुड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिल इन द गैप विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो पूछा जा रहा है उसके बारे में बताना है आपको। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, डिस्कवर्ड। अगला प्रश्न देख लेंगे, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 3, इनटू हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि ये आपको दिया है, ऑन अप्रैल 20, 1975 सोनल मानसिंह वाज नर्वस एंड perspiring before her performance in Mumbai. She had felt so nervous only once before. Where was that? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, 14 ईयर्स अगो बैंगलोर। अगला प्रश्न जो सही आंसर होगा आपको ये पहले देख लेते हैं, 20 नंबर का, व्हाट इज द सेंट्रल कंसर्न ऑफ आर.सी. हॉकिंसन इन द पेस फॉर लिविंग। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1, द एंजाइटी ऑफ मॉडर्न मैन। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ये आपको देखिए साइंस सोशल साइंस से क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1, सांची का जो महान स्तूप है वह सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सारनाथ में स्थित जो धामेक स्तूप है सबसे प्राचीन है स्तूप माना जाता है, और भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नागोद नामक स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये पुस्तक जो है आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। बाद में की जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ऑटोबायोग्राफी और ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इनके द्वारा लिखी गई है। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये आपको महात्मा गांधी की पुस्तक है। अगला प्रश्न देख लेंगे हम कि लोकतांत्रिक जो केंद्रीकरण है किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, साम्यवादी राज्य की। लेनिन की जो कम्युनिस्ट राजनीतिक पार्टी जो आंतरिक रूप से संगठित स्थापित है उनका जो सिद्धांत है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण नाम दिया गया है। किसी राजनीतिक पार्टी के भीतर अगर लेनिनवादी नीति को पर्यायवाची के रूप में कभी कभी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है
अगला प्रश्न देख लेंगे, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, राज्यों का संघ। संविधान की जो धारा 1 है उसमें कहा गया कि इंडिया जो एक भारत के नाम से जाना जाता है वह राज्यों का एक संघ होगा। और इसमें क्या है कि भारत के जो स्वामित्व क्षेत्र वाले सभी राज्य के भू क्षेत्र हैं, केंद्र शासित प्रदेश और कोई अन्य क्षेत्र जो भी अर्जित किए जाएंगे भारत में शामिल होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपको ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटेन की जो शैडो कैबिनेट है वो आपको ब्रिटेन जो गवर्नेंस सिस्टम का जो एक पार्ट है, इसमें क्या होता है कि कैबिनेट में जो है विपक्षी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ताओं को का एक समूह होता है, या विपक्षी पार्टी के नेता के नेतृत्व में वैकल्पिक कैबिनेट का गठन किया करता है। तो इस कैबिनेट के जो प्रत्येक सदस्य हैं को शैडो जो है शैडो मेंबर या फिर शैडो सदस्य के रूप में चिन्हित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1, ये होगा सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये जो है आपको व्लादिमीर पुतिन जो है अभी हमारे जो है आपको व्लादिमीर लेनिन जो है व्लादिमीर पुतिन तो अभी आपको रूस के राष्ट्रपति हैं, और आपको व्लादिमीर जो लेनिन थे 1870 से 1924 तक, ये इसको जो है आधुनिक कम्युनिस्ट रूस के निर्माता माना जाता था इनको। और इन्हीं के समय जो है आपको अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति हुई और ये ही इनके जनक माने जाते हैं। इन्होंने अपने देश को जो है जो वहाँ के जार थे वहाँ के चंगुल से इन्होंने मुक्त कराया था, तथा ये पहले कम्युनिस्ट सरकार वहाँ पे बनाने के प्रमुख बने थे ये। अगला ये जो है आपको रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो रूसी क्रांति की शुरुआत है आपको मार्च 1970 में जो है पेट्रोग्राड से हुई थी। पेट्रोग्राड को अब जो है सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है सही नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एनजीटी नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल जो है ये आपको सही नहीं है। इसका तात्पर्य जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होना चाहिए कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसकी स्थापना आपको 18 अक्टूबर 2010 को होती है। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एक्ट 2010 के अंतर्गत जो भी पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी इनका। और इसके जो है प्राधिकरण कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है 1908 के नियमों से कंडक्ट है या फिर बंधा हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो शिलालेख है चालुक्य सम्राट पुलस्किन द्वितीय से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख जो है चालुक्य शासक पुलस्किन द्वितीय का जो शिलालेख है और उसके विजय का विवरण देता है। इस शिलालेख के माध्यम से हमें पुलस्किन के जो हाथों हर्षवर्धन की पराजय का विवरण मिलता है। इसी शिलालेख को पुलस्किन के जो है दरबारी कवि रवि कीर्ति जी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है ये आपको 1351 से 1388 तक रहते हैं, और ये जो है दिल्ली के सुल्तान के जो शासकों में मुस्लिम वर्ग के लिए सबसे दयालु सुल्तान इनको माना जा सकता है। वह एक कट्टर मुस्लिम शासक था जिनके द्वारा जो है हिंदू ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया। जजिया कर अलग से लिया जाता था। जजिया कर हिंदुओं से इस आधार पर वसूला जाता था कि इसका जो है शरिया में कोई वर्णन नहीं किया गया। शरिया क्या होता है कि जो मुस्लिमों के द्वारा जो लॉ होते हैं जिससे संबंधित वो अपना कानून चलाते हैं उनको शरिया कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, हैदराबाद हो जाएगा। कीमती आभूषण के व्यापार में हैदराबाद का महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण इसे मोतियों के नगर के रूप में जाना जाता है। मोतियों के नगर के साथ साथ इसे हीरे के व्यापारिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्र और राज्य के बीच में केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर जो परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारत के संविधान की जो धारा 280 है, इसी के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की गठन या स्थापना का जो है वर्णन है, और इसके द्वारा जो है राज्य और केंद्र के बीच में है करों के वितरण की जो प्रक्रिया का वर्णन है, और ये इसी के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखते हैं,
राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, गोल्फ हो जाएगा। राइडर कप जो यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की पुरुष टीमों के बीच प्रत्येक 2 वर्ष में खेला जाने वाला गोल्फ प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता का प्रबंध संयुक्त रूप से जो है पीएजी अमेरिका और पीएजी यूरोपियन टूर द्वारा किया जाता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार बारी बारी से अमेरिका और यूरोप के किसी स्थान पर किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? जो इसका जन्म स्थान हम मानते हैं वो किसके द्वारा इसको प्रमाणित किया जाता है या अंकित किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, अशोक मौर्य का लुम्बिनी देई स्तंभ। इसमें क्या है कि आपको लुम्बिनी जो है भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, उसके सम्मान में भारत के जो मौर्य सम्राट अशोक हैं 249 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी की अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान एक स्तंभ बनवाए हैं और अशोक द्वारा जो स्थापित यह स्तंभ है 9 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस स्तंभ पर जो अंकित अभिलेख से पता चलता है कि यह सेक्रेड गार्डन वही स्थल है जहां पर एक महान आत्मा ने जन्म लिया। अशोक के समय लुम्बिनी को रुम्मी देई के नाम से जाना जाता था, इसीलिए इसे रुम्मी देई स्तंभ भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा जो है मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई। इस व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। दिए जाने वाले पद को मनसब एवं ग्रहण करने वाले मनसब को मनसबदार कहा जाता था। यह व्यवस्था जो है मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखेंगे कि यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्पेनिश के द्वारा होगा। इसमें क्या है कि आपको स्पेन निवासियों के द्वारा यूरोप में आलू का आगमन नई दुनिया में हुआ था। स्पेन नाविक अपनी यात्रा के दौरान जो है एंडीज से स्पेन लौटते समय संभवतः अपने भोजन के लिए मक्का और आलू लेके आए थे, लेकिन जब भारत में, जैसा कि हम लोग को जानकारी है कि पुर्तगालियों के द्वारा जो है आलू, मक्का, तंबाकू, काजू इत्यादि लाए गए थे और मसाले वगैरह। तो इस प्रश्न का आंसर तो आपको पुर्तगाली यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक बार इसमें जो इस प्रैक्टिस सेट में दिया गया है तो उसके हिसाब से स्पेन है, लेकिन आलू जो पहली बार गोवा वगैरह में लेके बोया गया था वो पुर्तगालियों के द्वारा आलू, काजू, मक्का और जो भी मसाले वगैरह थे उनके द्वारा लाए गए थे। तो इसको आप लोग एक बार डिटेल में देख लेंगे, उसके बाद कमेंट में आप लोग कीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका ये होना चाहिए आंसर, आपको पुर्तगीज होना चाहिए, पुर्तगाल। अगला प्रश्न देख लेंगे, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये देखिए कि 3 राज्य हैं। जैसे कि आपको बिहार की सीमा से जो 3 प्रदेश छूते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, झारखंड है एवं पश्चिम बंगाल है। साथ ही बिहार की जो उत्तरी सीमा है वो आपको इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है, वो हमारे नेपाल से लगती है। अगला प्रश्न देख लेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? ये जो लाया गया है 1986 में, इसमें संशोधन किस वर्ष किया गया उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1991 में। इसमें जो है भारतीय संसद के द्वारा इस वर्ष जो है 1986 में जो पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, ग्राहकों के अधिकार की रक्षा करता है और 1991 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया तथा जिला स्तर पर उपभोक्ता फोरम की स्थापना की गई ताकि राज्य आयोग के अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर जो शिकायत संबंधित सुनवाई है वो लगातार चलती रहे। और 1993 में उपभोक्ता अधिकारों को प्रभावकारी बनाने के लिए जल्द से जल्द जो है कार्रवाई के उद्देश्य से इस अधिनियम को फिर से संशोधित कर दिया गया। तो अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय जो राष्ट्रीय सेना है, जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है, सशस्त्र सेना का गठन 1942 में जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया था।
और कैप्टन जो मोहन सिंह है उनके द्वारा इसमें क्या भूमिका निर्वाहन की गई थी, इसकी जो है 1942 में इसकी स्थापना सिंगापुर के पतन के बाद जो मोहन सिंह के नेतृत्व में की गई थी, लेकिन उनके जो अच्छा से ये परफॉर्मेंस ये नहीं चला, लेकिन उसके बाद ये जो सुभाष चंद्र बोस है इनका नेतृत्व करते हैं, जिसके बाद उन्होंने ही ये बहुत ही जो फेमस नारा दिया कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी जब 1942 में वो लगा कि अब वो दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा आनन फानन में करो या मरो का नारा दिया गया। उनको लगा कि अब अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो कोई और ये विजय हासिल कर लेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो ये जो लैंग्वेज है आपको भारतीय अशांति का जनक, ये आपको वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा भारतीय अशांति जो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा बाल गंगाधर तिलक जी को ये दिया गया था कि ये इन्हीं के कारण से बहुत सारी अशांति फैला हुआ है। और इसी में जो है ये लखनऊ अधिवेशन में इनके द्वारा जो बहुत फेमस जो नारा दिया गया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो ये जो आपको भारतीय अशांति का जो जनक इनको माना जाता है तो वो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, ग्रेवो और पेरोडाइट क्या हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, आग्नेय चट्टान हो जाएंगे। आग्नेय चट्टान का जो निर्माण है ठोस चट्टानों के पिघलने के परिणाम स्वरूप हुआ है और आग्नेय चट्टान को 2 भागों में बांटा जाता है। वे जो है आपको पृथ्वी की सतह के पहला जो है वे आग्नेय चट्टान जो पृथ्वी की सतह के नीचे पाई जाती है जहां प्रवेश करना संभव नहीं है, गैब्रो चट्टान, ग्रेनाइट, पेरिडोटाइट्स और जो भी पैगमाइट चट्टानें हैं। और दूसरा वे चट्टान जिनमें से जो है ज्वालामुखी उद्गार निकलती है और ज्वालामुखी तो धरती के अंदर से ही निकलती है, तो ये भी आपको आग्नेय चट्टान में क्या हो जाती है, ये बाहर जो रहती है उनको हम एंडेसाइट्स, बसाल्ट और ऑब्सिडियन, पुमाइस इत्यादि जो है इनको हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसका कथन है? ये बहुत ही फेमस है, ये कितनी बार ये परीक्षा में और इसी प्रैक्टिस सेट वगैरह में इर्द गिर्द बहुत बार ये प्रश्न घूमा गया है। तो इसके बारे में इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, जॉन लॉक हो जाएगा इसका। जॉन लॉक के द्वारा जो अपना एक बुक है, इसमें जो है इनका बुक का नाम है सेकेंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट के जो 6ठे जो अध्याय में बोला गया है कि गलती या भूल कर भी कानून के शासन को समाप्त नहीं करना चाहिए बल्कि स्वतंत्रता को संरक्षण दिया जाना चाहिए। सभी राज्यों के लोगों के विकास के लिए कानून राज की स्थापना करने चाहिए, क्योंकि जहां कोई कानून नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता भी नहीं है। ये कथन आपको उसी के संदर्भ में इनको बोला गया है कि स्वतंत्रता तथा आज़ादी को किसी भी प्रकार की हिंसा से मुक्त रखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन नंबर 1, बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो स्थापना है आपको 25 मार्च 1971 के रात में पाकिस्तानी सेना ने जो है ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर निहत्थे बांग्लादेशी नागरिकों को नरसंहार किया था और 26 मार्च को बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और 9 महीने लंबे खूनी मुक्ति संग्राम के बाद जो है बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है। अब बांग्लादेश से जुड़ा कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहाँ की मुद्रा टका है और जो भारत के साथ जो हमारा सबसे बड़ा जो सीमा साझा करती है ये देश, और भारत के साथ 4096 किलोमीटर की ये जो रेखा सीमा रेखा से जो साझा करती है उसे हम जीरो लाइन से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, भारत का संविधान। जब आपका जो प्रिम्बल होता है, जो भारत का जो प्रस्तावना है इसका संविधान का, उसमें आपको यहीं से शुरू होता है हम भारत के लोग वाक्य से ये संविधान का शुरुआत होता है। यह भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित पहला ये शब्द से शुरुआत होता है, यह वाक्य बोल सकते हैं।
और इसे जो है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा आपको जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक, जिसमें 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं, 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में, और 13 दिसंबर को नेहरू जी के द्वारा जो प्रिम्बल के लिए ये प्रारूप पेश किया जाता है, जिससे बाद में स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसी में से ये पहला सेंटेंस है। अगला प्रश्न देखेंगे। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो यह सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र राज्य संबंध से। इसमें जो है सरकारी आयोग जो है केंद्र राज्य के जो संबंध से संबंधित है। इसका जो गठन है आपको 1983 में किया गया था, जिसने अपना जो है रिपोर्ट आपको 1987 में सरकार को सौंप दी थी। अगला प्रश्न देखेंगे। चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, सूर्य सेन के द्वारा हो जाएगा। चिटगांव षड्यंत्र जो है आपको इसका नेतृत्व सूर्यसेन के द्वारा किया गया था, और सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने जो चिटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर दिया और हथियारों को अपने कब्जे में कर लिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 2, मुंबई हो जाएगा। रिजर्व बैंक सार्वजनिक के जो स्वामित्व हस्तांतरण सानिध्य के अंतर्गत रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकृत किया गया था, इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब की गई है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यहाँ स्थापना PC महालनोबिस जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, और इनके द्वारा जो है PC महालनोबिस के द्वारा ये 1957 में की गई थी, और ये अभी कलकत्ता में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4। हालांकि पहले 12 जो है आपको राज्यसभा में मनोनीत किए जाते थे यहाँ, और 2 आपको लोकसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनीत किया जाता था। तो इसमें अभी आंसर आपको सेट में आपको ये 14 दिया गया है, लेकिन आपको अनुच्छेद जो ये आपको एंग्लो इंडियन से संबंधित अनुच्छेद है वो उसको समाप्त कर दिया गया है और उस पद की, इसलिए अभी आंसर मेरे हिसाब से 12 होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर सही में क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये 12 होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में अब तो कोई बचा नहीं है। अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर। अगला प्रश्न देखेंगे कि संविधान का जो आधारभूत ढांचा परिभाषित है किससे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, संविधान की जो प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया है, और संविधान का आधारभूत ढांचा में जो है संसद जो है नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकता। स्पष्टता संसद जो है वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। जैसे जो प्रिम्बल है हमारा, उसको यहाँ मूल ढांचा आपको माना गया है, और इसमें जो है आपको ये माना गया कि संविधान जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें किस केस में इसको बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है उसके बारे में आप लोग लिखिएगा। कौन सा केस हुआ था आपको? केशवानंद भारती हुआ था, पुट्टा स्वामी हुआ था, या फिर बेरावारी केस में हुआ था? ये आपके कमेंट में डिटेल में लिखिएगा। और इसमें आप जब ये बताया गया कि इसमें नकारात्मक सरकार जो है इसमें बदलाव नहीं कर सकती है, सकारात्मक इसको आप बढ़ा सकते हैं, कटौती कोई चीज़ की नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई कहाँ की जा सकती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे। इसमें क्या हो जाता है कि मौलिक, इसमें बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के बारे में। इसमें थोड़ा सा डिटेल करते हैं, आपको बताते हैं इसमें कि ये जो है हमारा जो संविधान में जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, अगर उसका हनन कोई भी ऐसा कुछ होता है मामला, तो उसके जो
मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में जो सीधा सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के द्वारा। इसीलिए जो अनुच्छेद 32 को जो भारत की संविधान के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा, इनको भारतीय संविधान का जो है इन्हें आत्मा कहा गया था अनुच्छेद 32 को। इसके द्वारा अगर आपका कहीं भी जैसे किसी को पुलिस बिना कारण के उठा लेती है और उसे ये भी नहीं बताती है किस आरोप में उसे उठाया गया है, तो आप अगर लगता है कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है जिसमें आपको जानकारी नहीं प्रोवाइड की गई है, तो ऐसे मामले में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत आप रिट दायर कर सकते हैं, जिस पर तुरंत जो सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होती है हैबियस कॉर्पस में आपको ये आदेश जारी करेगी कि हमें जिसको आपने अरेस्ट किया है या किसी को रखा है उसे हमें 24 घंटे के अंदर हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। और जो अनुच्छेद 226 है उसके तहत आप चाहें तो राज्य के उच्च न्यायालय में आप इसकी अपील कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं तो किसके द्वारा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के द्वारा, या 3 है संसद के द्वारा। भारत के संविधान में संशोधन जो है संसद द्वारा ही किया जा सकता है। संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, वह राज्यसभा हो या लोकसभा हो। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 3, एंजल जलप्रपात है। ये आपको वेनेजुएला में स्थित है और विश्व का ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये जो है आपको बिना किसी रुकावट के बाधा के जो है आपको लगभग 2600 फुट 2647 फुट की ऊंचाई से गिरता है। अगला प्रश्न देख लेंगे। राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1, कानून द्वारा जो है इसका है कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य। तो इसमें है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत के जो कानून है राज्य द्वारा लागू किए जाने योग्य हैं। इसमें क्या होता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो है डीपीएसपी है हमारा, उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। जैसे जो भी डीपीएसपी हैं हमारे, जो भाग 4 है हमारे संविधान का, उसके बारे में इसलिए न्यायालय में नहीं किया जा सकता है। इसे लागू करने के लिए जो है राज्य है हमारा बाध्य नहीं है। ये राज्य सरकार के विवेक पे छोड़ा गया कि अगर आप कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो हमारा डीपीएसपी है उसमें आप इसको लागू करिए। तो इसका जो है आपको अनुच्छेद आपको 36 से 51 के बीच में आपको ये मिल जाएगा, आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र इसमें पूछा जा रहा है कि उच्चतम जो डेंसिटी वाला राष्ट्र है, घनत्व वाला राष्ट्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, बांग्लादेश हो जाएगा। जो यहाँ का जो प्रति व्यक्ति जो घनत्व है यहाँ पे 25,718 व्यक्ति, जो कि बहुत है। तो जबकि और सब अन्य देशों में अलग अलग है, और इसमें जो है आपको ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो अलग अलग है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हो जाएगा कि बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया में शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को। जो बिहार में जो फिल्म की दुनिया की शुरुआत है इसे महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को दिया जाता है। इनके द्वारा 1931 में जो है हिंदी में पुनर्मिलन नाम की एक फिल्म बनाई गई थी, जो बिहार की पहली फिल्म थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार के पटना से जो संबंधित कौन सा कथन इसमें से देखना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, इसमें दिया है उपर्युक्त सभी। इसमें है कि वो यहाँ जो है 1580 में अकबर ने टकसाल और मुद्रालय का जो गठन किया गया था यहाँ पे, और यहाँ स्थित जो माल सलामी मोहल्ला है मुगल काल में व्यापारिक सामान या मालों पर चुंगी के लिए वसूली का केंद्र था।
और यहाँ जो है धवलपुरा में शेरशाह की बनाई गई मस्जिद तथा सआदत खां के पिता का मकबरा है। ये सारे सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार के प्रमुख संग्रहालय जो है, जितने म्यूजियम है, उसकी स्थापना के वर्ष के बारे में यहाँ पे मिलान करना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, आपको देखते हैं किसको किस में मिलाना है। तो इस प्रश्न का जो आपका देखिए, एक मिनट, यहाँ पे कूट में इसका आंसर मिलाना है। पहले इसका आंसर देख लीजिए, उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1, ये हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, ऐसे करके है। तो ए का पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा राजेंद्र स्मारक है, आपको संग्रहालय जो म्यूजियम है, आपको इसका निर्माण आपको 1963 में होता है, 1963 में हुआ है। और इस संग्रहालय में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से संबंधित वस्तु के जो फैक्ट हैं उसके बारे में है। और दूसरा जो है चंद्रधारी संग्रहालय जो है दरभंगा में है, ये आपको 1957 में ये इसका निर्माण हुआ है। अगला देखिए, जो गया संग्रहालय है, गया में इसका जो निर्माण है आपको ये हुआ है आपको इस 1952 में हो गया। इसका जो एक मिनट, इसका संबंध जो है आपको प्राचीन जो है यहाँ पे सिक्के और मध्यकालीन के संबंध में जो सिक्के और पांडुलिपि है उनका यहाँ पे संरक्षण है या फिर सुरक्षित रखे गए हैं। और चौथा जो है आपको देखिए कि यहाँ पे डी का जो है महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय जो है आपको ये आपको 1979 में है। दरभंगा राज्य से संबंधित कलात्मक वस्तुएं यहाँ पे रखी गई है। और ये आपको जो लास्ट में बचा हुआ, ये देखिए नवादा संग्रहालय जो है आपको, नवादा म्यूजियम, ये आपको और है आपको 2 नवादा म्यूजियम जो है आपको ये 1974 में, यहाँ पर जो सिक्के से संबंधित सभी पालकालीन मूर्तियाँ भी है इसमें, तो 1974। अब अगला देखिए, अब ये लास्ट बचा है कि जो गांधी म्यूजियम है 1967 में ये बना है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक इस पद पर रहे, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़े वो। तो ये जो है आपको बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली मूवी थी। इस फिल्म के जो आपको गीतकार शैलेंद्र थे और संगीतकार चित्रगुप्त थे। अगला प्रश्न देखेंगे जो जीके से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्हें प्रसिद्ध कविता हस्त बहिस्त लिखी थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इनके द्वारा जो है हस्त बहिस्त जो ये लिखा गया है कविता, ये आपको 1302 ईस्वी के आसपास लिखी गई है। और ये चिश्ती संप्रदाय के जो है 8 महान सूफी आचार्यों की जो है एक भाषणों का जो है 8 पुस्तकों का संग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे, महासागर की का जो उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, महाद्वीपीय ताप कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं के सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, जीडीपी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 44। और ये प्रश्न जो है आने वाले समय में परीक्षा में पूछने की संभावना है, क्योंकि इस पर वाद विवाद बराबर जारी रहते हैं। और जो अनुच्छेद 44 है हमारा, ये संविधान के अनुच्छेद 44 में दिया गया है और बोला गया है इसमें कि
राज्य कोशिश करेगा, चूंकि ये डीपीएसपी का पार्ट है, तो राज्य कोशिश करेगा कि भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक जैसी जो है कानून व्यवस्था लागू करने का प्रयास करें, अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करें। भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहां पर यह अनुच्छेद 44 पूरी तरह से लागू है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो पदेन अध्यक्ष होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4। इसमें है जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, वे आपको जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो NDMA जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बनाई गई है, एक वैधानिक संस्था है और यह जो है भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु नदी जो 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना इस्तेमाल कर सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 20% का। ये जो सिंधु जल विवाद है आपको या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच होता है, तो जिससे संबंधित आपको 1960 में आपको विश्व बैंक के मध्यस्थता में एक समझौता हुआ है, जिसमें ऊपरी 3 भाग जो नदी है संधि के द्वारा जो पश्चिमी नदियां हैं जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को 80% और 20% हमारे भारत को, और जो पूर्वी नदी है जैसे रावी, व्यास और सतलज है, इसकी जो 80% पानी है भारत को और 20% पाकिस्तान इसका यूज कर सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि गांधी जी ने डैश वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 1918 ईस्वी में। इसमें जो है आपको 1918 ईस्वी में जो महात्मा गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के बीच सत्याग्रह का आंदोलन चलाया गया था। कपास मिल के मजदूरों ने 50% वेतन वृद्धि की मांग की थी, लेकिन मिल मालिक के द्वारा केवल 20% वेतन वृद्धि देने को तैयार हुए थे वो लोग। इसलिए गांधी जी के द्वारा जो है कपास मिल मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल जारी रहा और सत्याग्रह के बाद ये जो उसका जो परिणाम हुआ कि हड़ताल सफल रही और श्रमिकों के वेतन में 35% की वृद्धि कर दी गई। अगला प्रश्न देखेंगे कि ताजमहल जो आगरा शहर में डैश नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, यमुना नदी के तट पर स्थित है। ताजमहल का जो निर्माण है आपको शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में बनाया गया, जो आगरा शहर में स्थित है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये हो जाएगा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस महासागर में टॉरेंस जल डमरू मध्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये टॉरेंस जल डमरू मध्य जो आपको प्रशांत महासागर में हो जाएगा। ये पश्चिमी प्रशांत जो महासागर है उसके आरा-फुरा सागर के बीच एक मार्ग है। अगला प्रश्न देखेंगे कि ये जो साइंस के क्वेश्चन है कुछ की नीचे दिए गए कौन से उभय विस्थापन प्रतिक्रिया है। तो ये थोड़ा सा जो डिफिकल्ट है साइंस के जो क्वेश्चन है, तो जिसे आप जो बच्चे साइंस के हैं उसे बड़ा आसान लगेगा और आप इसे बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये हो जाएगा। केवल इसमें 2 इसमें से होगा कि ये वाला Na2SO4 प्लस BaCl2 इजकल टू जो इसका निर्माण है BaSO4 हो जाएगा प्लस 2NaCl हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसकी खोज से संबंधित था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परमाणु में नाभिक से संबंधित था। इसका जो है परमाणु में नाभिक की जो उपस्थिति की खोज से हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे कि गंधक S8 के 16 ग्राम अणुओं की संख्या यहाँ पे गणना के बारे में बोला जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 4.76 इंटू 10⁻²2। अगला प्रश्न देखेंगे कि 500 ग्राम का एक हथौड़ा 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कील पर वार करता है। कील हथौड़ा को 0.101 सेकंड में रोकता है। कील द्वारा हथौड़ा पर लगाया गया बल क्या होगा। तो ये सब न्यूमेरिकल जो है थोड़ा सा आप लोग हल कर लेंगे। तो इस प्रकार जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2। इसमें आप क्या करेंगे कि जो F बराबर जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से जो है बल की परिभाषा आपको मिलती है मास इनटू जो एक्सेलरेशन है, उसमें इसका जो है
जो वेग का अंतर, जो मास इंटू जो वेग का जो अंतर है बटा टाइम कर लेंगे और उस हिसाब से ये आंसर इसका निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 40 केजी का एक लड़का 50 पायदान के सोपान पर दौड़ता है। प्रत्येक पायदान पर जो है 10 सेमी ऊंचा है एवं सभी पायदान चढ़ने में कुल 5 सेकंड लगता है। लड़के द्वारा उत्पन्न शक्ति क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सारे प्रश्न हैं जो बच्चे साइंस से नहीं है या फिर न्यूमेरिकल उनके द्वारा नहीं बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि समान रूप से सीधी सड़क पर स्थिर गति से दौड़ने वाली कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आपको हो जाएगा कि कार का वेग निरंतर परिवर्तित हो रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से क्या जो है आपको, इसका जो आपको पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में है। इसमें क्या होगा कि जो स्थिर त्वरण वेग में परिवर्तन एक समान दर पे लागू होता है, लेकिन त्वरण जितना दीर्घ होगा वेग में परिवर्तन उतना ही अधिक होगा। या फिर दूसरे शब्दों में से कह सकते हैं कि यदि कण का वेग एक स्थिर दर पर परिवर्तित होता है तो वह दर जो है स्थिर त्वरण कहलाती है। यदि वस्तु एक समान वेग में गति करती है तो वहां पे त्वरण जो है बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर दिखाई देना। तो अगला प्रश्न देखेंगे कि एसिटिलीन ऑब्लिक एथाइन जो है C2H2 गैस जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। इस प्रतिक्रिया को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो बैलेंस रिएक्शन है उसके बारे में पूछा जा रहा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपको ऑप्शन नंबर 2। ये आपको बिल्कुल जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है कि 2C2H2 प्लस 5O2, जो इसका जो आगे होगा रिएक्शन उसमें है 4CO2 प्लस 2H2O। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। ये जो है आपको हाइड्रोलिक जो प्रेस है ये आपको पास्कल के सिद्धांत पे काम करते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे। बीमा ml जो T-2 है किसके अनुरूप है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 1, ये हो जाएगा बल का। इसमें है बल के जो 3 आयाम होते हैं, जैसे कि मास और L है जैसे लंबाई है, और T-2 अर्थात समय है। इसे निम्नलिखित प्रकार से भी व्यक्त किया जाएगा, जैसे कि आपको न्यूटन, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है, और जब इसे मास, जब इसका परिभाषा से मास इंटू एक्सेलरेशन आप निकालेंगे तो इन तीनों से आपको निकाल के जो है निम्न प्रकार से जैसे दिखाते हैं आपको, जैसे F = ma होता है तो मास का आप m कर देंगे, और एक्सेलरेशन में आप जो है समय में जो परिवर्तन के दर को आप त्वरण कहते हैं, जो वेग में परिवर्तन के दर को, तो इसमें v/t हो जाएगा। तो t में 1/2 जैसे आप होता है कि इसमें जो अंतर की दर होती है, तो इसमें जब आप निकालेंगे तो इसका यही हो जाएगा mL/t-2। अगला प्रश्न देखेंगे कि सही युग में जो है रसायन और एवं उनका रासायनिक सूत्र चयन करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें जो है सही देखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है, ये देखिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले मिलाते हैं, इसमें आपको कूट में मिलाना है। तो एक में A का जो है 2 दिया है, 1 मिनट, हाँ A का 2 दिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से देखते हैं, इसका CaSO4 हो जाएगा इंटू ½ और दूसरा का जिप्सम का देख लेते हैं। जिप्सम का हो जाएगा आपको, दूसरा का देखिए ये दिया है, दूसरा का 3 नंबर दिया है आपको CaSO4 इंटू जो आपको जिप्सम का है, और जो विरंजक चूर्ण का आपको है, विरंजक चूर्ण का यहाँ पे जो दिया गया है CaOCl2 4 नंबर। बुझा हुआ चूना जो है आपको उसका 1 नंबर दिया गया है CaOH2, इसमें जो बुझा हुआ चूना का होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर मिल गया। अगला प्रश्न देखेंगे कि जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो गति का जड़त्व है आपको जो न्यूटन का जो जड़त्व का नियम है उसके बारे में अगर आप जानेंगे तो उसी से जो व्यक्ति जिस जैसी परिस्थिति में वो उसी में बने रहना चाहता है। तो इसमें अगर आप कोई का एक परिवर्तन करते हैं तो उससे व्यक्ति
आगे की ओर या पीछे की ओर झुक जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि रेडियोधर्मी तत्व जिसका उत्सर्जन करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, अल्फा बीटा और गामा का विकिरण। ये जो है आपको इस तत्व का जो है उत्सर्जन की प्रकृति का अध्ययन रदरफोर्ड के द्वारा रदरफोर्ड ने एक प्रयोग के माध्यम से किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, पोलियो के नैमित्तिक जीव क्या है। पोलियो का जो नैमित्तिक जीव है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, विषाणु इसमें हो जाएगा, जिससे अक्सर पोलियो या पोलियो माइटिस के नाम से जाना जाता है, बृहतिसा इसे कहते हैं। और ये क्या है कि एक वायरस रिलेटेड जो बहुत ग्रीवियस इसका जो है बहुत ही संक्रामक रोग है, जो आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित करके इसका जो विष्ठा या खाने के माध्यम से फैलता है। इस रोग का जो औपसर्गिक कारण है एक प्रकार से विषाणु होता है, जो कफ, मल मूत्र, दूषित जल या खाद्य पदार्थों में विद्यमान रहता है। अगला प्रश्न देखिए कि सूची 1 में जो कीट रोग वाहकों की सूची है और दूसरा में जो है संचरित रोग के बारे में जोड़ा दिया गया है मिलाने के लिए। तो इसमें भी आप देख लेते हैं पहले। इसका जो है आपको 1 का यहाँ पे देखते हैं एनफिलीज का क्या हो जाएगा। 1 मिनट, एनफिलीज का जो है हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। पहले देख लेते हैं आंसर 4 का ए का, 1 मिनट, 4 का ए का 4, बी का 3, 4 1 4 3 1 2 है। तो 4 3 पहले 1 मिनट, यहाँ पे ए का 4 हो जाएगा, यहाँ पे मलेरिया हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, फाइलेरिया सिस हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। तो इसमें जो है एनाफिलीज जो है आपको मादा जो है ये आपको इसके द्वारा जो है मलेरिया जो है फैलाई जाती है। और उसके बाद क्यूलेक्स फैलेरिया रेत मक्खी कालाजार से, और सी मक्खी जो है आपको नींद की बीमारी लाती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सैलाब जो सनलेब जावा जो है कार में, आपकी कार का जो नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1, अंतः स्थापित हो जाएगा। 1 मिनट, इसका जो हाँ अंतः स्थापित हो जाएगा, सही आंसर है आपको। इसका जो ये सनलेब ने जो है कार में क्या किया है, जावा में सोलारिस, लिनक्स और एम्बेड सिस्टम का इस्तेमाल करके कंप्यूटर और नेटवर्क के फायदों को दिखाया है। कार ट्रैक में जो है जावा सेंसर प्रौद्योगिकी के साथ एम्बेड होती है। अगला देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो इलेक्ट्रॉन डॉट की संरचना क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4, ये हो जाएगा। अगला देखिए कि निम्न परिपथ में ए एवं बी का अमीटर पाठ्यांक क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, 0 एम्पियर। 1 मिनट, 0 एम्पियर परिपथ ए एवं 1 एम्पियर परिपथ बी में। अगला प्रश्न देखेंगे, इस परिपथ को आप चेक कर लीजिएगा अपने से, यहाँ से चेक कर लीजिएगा यहाँ से। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो आपको दिया गया है कि 2 पिंड जिसका द्रव्यमान m1 एवं m2 है एवं जिनके केंद्रों के मध्य की दूरी d इकाई एवं है के बीच का घर्षण बल F है। यदि m1 = 3m1, m2 = 3m2 एवं d1 = 2d हो तो इसके बीच का जो है नया गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, 9/4f हो जाएगा। यहाँ पे आप फोर्स = यूज करेंगे G = m1 × m2/d² या d2 बोल सकते हैं कि यहाँ पर G = जो है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक आप यूज करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि नोड एवं संलग्न एंटीनोड के माध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितनी दीर्घ होगी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 120 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपको मैथ से संबंधित है। तो इस प्रकार इस प्रैक्टिस सेट का आज यहाँ पे समाप्त होता है। ये लास्ट प्रश्न था, तो ये प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि जितने बच्चे अगर आपको लगे कि कहीं पर मिस हो रहा है कोई क्वेश्चन में, तो उसे आप बेझिझक इसमें बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इंसान के द्वारा ही कोई मिस हो सकती है और उसे हम कोशिश करेंगे आगे और सुधार करके बताने का। और आप लोग का इससे ये भी पता चलेगा कि कितनी बारीकी से आप कोई चीज़ को देख रहे हैं, तभी तो आप उसमें गलती देख पा रहे हैं। और यही बारीकी, छोटी छोटी बारीकी तो आपको अपने एग्जाम में जो है आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि आप छोटी सी अगर वहाँ पे अगर एक प्रश्न आप ज़्यादा बना के आते हैं तो आपके लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और आपको
1 नंबर औरों से एक्स्ट्रा दिलाएगा। तो जो लोग जिनका ध्यान जाता है कोई भी गलती पे, जो मिस हो सकता है, प्रिंट मिस हो सकता है इसमें, जैसे कि 2 प्रश्न हमको प्रिंट मिस लगा है या फिर इसका आंसर हमको गलत लगा है, जिसके बारे में हमने इसमें मेंशन भी किया है। तो आप चाहें तो उसके बारे में आप अपने स्तर से भी उसको हमें जो सही आंसर लगा हमने उसमें बताने का प्रयास किया है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा इसका जो सही आंसर हो वो देखने का, अपने हिसाब से रिसर्च करने का, और डिटेल में आप इसमें चाहे तो लिख देने का कि हाँ इसका ये सही आंसर यही होगा। तो मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में।